हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली इम्पोर्टेंट एजुकेशन 143 पर। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं भूगोल। और भूगोल हम पढ़ेंगे पहले ब्रह्मांड। ब्रह्मांड क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि ब्रह्मांड में ही हमारे आकाशगंगाएं हैं, तारे हैं, हमारा सौरमंडल है और हमारी पृथ्वी, सब कुछ हमारा ब्रह्मांड में है दोस्तों। तो पहले हम ब्रह्मांड को पढ़ेंगे, तभी हमारी समझ में बाकी चीज़ें आ पाएंगी सही से। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये वास्तव में ब्रह्मांड हमारा है क्या? ब्रह्मांड वास्तव में हमारी इसकी संरचना ऐसी है, इसमें करोड़ों अरबों आकाश गंगाएं हैं जिन्हें हम गैलेक्सी कहते हैं। तो इन अनंत समूह, गैलेक्सी के अनंत समूह को हम ब्रह्मांड कहते हैं। तो विद्वानों का अनुमान है ब्रह्मांड में लगभग 1000 गैलेक्सी हैं और प्रत्येक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग सिद्धांत दिए, अलग अलग विचार दिए। तो उन सब में सबसे फेमस विचार है महाविस्फोट सिद्धांत। तो आज हम ये सबसे फेमस सिद्धांत पढ़ेंगे, महाविस्फोट सिद्धांत। ब्रह्मांड में लगभग 1000 गैलेक्सी हैं। गैलेक्सी को ही हम आकाश गंगा कहते हैं, आकाश गंगा। और प्रत्येक गैलेक्सी यानी प्रत्येक आकाश गंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। तो अरबों यानी अरबों खरबों तारों को मिला के बनती है हमारी गैलेक्सी, और करोड़ों अरबों गैलेक्सी को मिला के बनता है हमारा ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड में हमारा ये महाविस्फोट सिद्धांत सबसे फेमस है। तो ये महाविस्फोट सिद्धांत, हमारा महाविस्फोट सिद्धांत दिया था 1894 से 96 के मध्य। 1894 से 96 के मध्य जॉर्ज लेमेंतर ने, किसने? जॉर्ज लेमेंतेयर है। तो 1894 से 1896 के मध्य जॉर्ज लेमेंतर ने महाविस्फोट सिद्धांत दिया और इसकी पुष्टि इसकी पुष्टि 1967 में वेगनर ने की। इसकी पुष्टि वेगनर ने 1967 में पुष्टि की। तो ब्रह्मांड में हमारा सबसे फेमस सिद्धांत है महाविस्फोट सिद्धांत। ये 1894 से 1896 के मध्य जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया। इसकी पुष्टि वेगनर ने की 1967 में। अब चलते हैं आगे। तो हमने पढ़ा अभी ब्रह्मांड के, हमारे ब्रह्मांड में अरबों की संख्याओं में गैलेक्सी हैं और प्रत्येक गैलेक्सी में एक तारा है, और उन ताराओं में एक हमारा तारा है, उसे हम बोलते हैं सूर्य। सूर्य भी एक तारा है दोस्तों।
और ये सूर्य हमारे सौरमंडल का प्रधान है और इसके चारों ओर ग्रह घूम रहे हैं और उनमें से हमारी एक है पृथ्वी। उनमें से हमारी एक पृथ्वी भी है दोस्तों, जिस पर हम निवास करते हैं। ब्रह्मांड में हजारों गैलेक्सी हैं और हजार गैलेक्सियों में एक गैलेक्सी हमारी भी है, जिसको हम कहते हैं दुग्ध मेखला। दुग्ध हेलो जिसको हम दुग्ध मेखला या मिल्की वे जिसको हम दुग्ध मेखला या मिल्की वे के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों वैसे तो ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं और उनका आकार अलग अलग है, पर हमारी गैलेक्सी का आकार पेपर में पूछा जाता है कि हमारी गैलेक्सी का आकार कैसा है। तो हमारी गैलेक्सी का आकार सर्पिलाकार। हमारी गैलेक्सी का आकार कैसा है दोस्तों? सर्पिलाकार। तो ये थी हमारी गैलेक्सी। अब हम आगे बढ़ते हैं तारों के बारे में। इतना आप समझ गए होंगे दोस्तों। ब्रह्मांड के अंदर क्या है? हमारी आकाशगंगाएं। उन हजारों अरबों आकाशगंगाओं में से एक हमारी भी आकाशगंगा है, जिसका नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। इसका आकार है सर्पिलाकार। दोस्तों इतना आप समझे होंगे। अब हम इससे आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे तारों का निर्माण कैसे होता है। तारों का निर्माण कैसे होता है? तो दोस्तों इस तारे में स्वयं की ऊर्जा होती है, स्वयं का प्रकाश होता है। किसी अन्य से ये प्रकाश नहीं लेता। तो हम जानेंगे कि इसमें खुद की ऊर्जा, खुद का प्रकाश उत्पन्न करने का कारण क्या है। तो दोस्तों इसमें मुख्य रूप से दो गैसें होती हैं, एक हाइड्रोजन और एक हीलियम। तो इसमें ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा प्रकट होती है। इसमें ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा इस तारे में ऊर्जा उत्पन्न होती है दोस्तों। तो हमारा एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन में मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं। जैसे एक ये हाइड्रोजन के अणु हैं और ये हीलियम। तो दो हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं और यहाँ ऊर्जा प्रकट हो जाती है। तो समझ गए होंगे दोस्तों। तारे पे क्या होता है? नाभिकीय संलयन, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन में मिलके हीलियम का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है और खुद का प्रकाश भी, ऊर्जा या प्रकाश स्वयं से उत्पन्न करते हैं। जब ये हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होना बंद हो जाते हैं तो इस तारे का
रंग लाल हो जाता है, इस तारे का रंग लाल हो जाता है। तो इस तारे का रंग लाल हो जाता है दोस्तों जब दो हाइड्रोजन अणु मिलके हीलियम बनाना बंद कर देंगे, तो इसकी ऊर्जा, इसका प्रकाश कम होने लगता है और फिर ये लाल तारा दिखने लगता है। जब तारे का रंग लाल होगा तो उसका तापमान कम रहेगा, और जब तारे का रंग नीला होगा तो उसका तापमान सबसे अधिक या सर्वाधिक रहेगा। ये दो बातें याद रखना, जब तारे का रंग लाल होता है तो उसका तापमान सबसे कम होता है, जब तारे का रंग नीला होता है तो उसका तापमान सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों थोड़ी और आगे चलते हैं। जब यहाँ पर नाभिकीय संलयन की क्रिया बंद हो जाती है, जब दो हाइड्रोजन के अणु हीलियम में कन्वर्ट होना बंद हो जाते हैं, तो अनंत समय बाद इस तारे का अंत होने वाला होता है। उस स्थिति में इस तारे को हम, जब इस तारे पर नाभिकीय संलयन बंद हो जाता है तो इसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है और ये लाल रंग का दिखने लगता है। तब हम इसको अभिनव तारा कहते हैं या दानव तारा भी कहते हैं। जब इस तारे में विस्फोट होता है तो उस विस्फोट को सुपरनोवा कहा जाता है। उस विस्फोट को सुपरनोवा ये पूछा जाता है। जब तारे का विस्फोट होता है तो उस कंडीशन को सुपरनोवा कहा जाता है। अब थोड़ी और आगे चलते हैं। जब इस तारे में विस्फोट हो जाता है दोस्तों, जब इस तारे की ऊर्जा खत्म हो जाती है, जब उसका रंग लाल हो जाता है, तब उसमें विस्फोट होता है। उस विस्फोट को हम सुपरनोवा कहते हैं। और इस तारे को जब इसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, नाभिकीय संलयन बंद हो जाता है, अभिनव तारा और दानव तारा भी कहते हैं। अब जब इसमें विस्फोट होता है दोस्तों, विस्फोट होने के बाद इससे जो छोटे अणु होते हैं, जो छोटे छोटे पिंड बन जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रॉन तारा। उन्हें हम न्यूट्रॉन तारा कहते हैं। और जो इसमें बड़ी जगह रह जाती है उसको हम बोलते हैं ब्लैक होल। उसको हम बोलते हैं ब्लैक होल। इसका घनत्व, जिसे हम कहते हैं डेंसिटी, जिसे हम डेंसिटी बोलते हैं, इसका घनत्व सर्वाधिक होता है। इसका घनत्व सर्वाधिक होता है एंड इसका गुरुत्वाकर्षण बल, इसका गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं इंग्लिश में ग्रेविटी। इस ब्लैक होल में यानी इसका घनत्व और गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। तो बात करें इसके गुरुत्वाकर्षण बल की, इसके ग्रेविटी की बात करें हम, तो इसकी ग्रेविटी इतनी अधिक होती है कि इस पर पड़ने वाला सूर्य का प्रकाश भी ये उसको अपनी ओर खींच लेता है दोस्तों। इस पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को भी ये बाहर नहीं जाने देता। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी ग्रेविटी कितनी पावरफुल होती है।
तो अब बात करते हैं हम इस ब्लैक होल की खोज किसने की थी। ब्लैक होल की खोज, ब्लैक होल की खोज 1930 में एस चंद्रशेखर ने की दोस्तों। 1930 में एस चंद्रशेखर। 1935 में 1935 में इन्होंने लंदन में जाके इसका प्रसार किया। 1930 में ब्लैक होल की खोज 1930 में एस चंद्रशेखर ने की और 1935 में इन्होंने लंदन में इसका प्रसार किया। और इसी के लिए ब्लैक होल की खोज के लिए सन 1983 में इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो आप इतना समझ पाए होंगे दोस्तों, ये हमारा तारे का, मैं दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ, आप समझ पाए होंगे। ये हमारा तारा है, इसमें ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है, नाभिकीय संलयन द्वारा। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम दो गैसें होती हैं। एक हाइड्रोजन अणु दूसरे हाइड्रोजन अणु में मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं और इस प्रकार से ये ऊर्जा उत्पन्न होती है, खुद का प्रकाश उत्पन्न होता है। और जब ये हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होना बंद हो जाते हैं, यानी ये नाभिकीय संलयन की क्रिया जब बंद हो जाती है, तो इस तारे का रंग हो जाता है लाल, यानी इसकी ऊर्जा कम हो जाती है और ये हमें लाल दिखने लगता है। तब इसका तापमान कम होता है और जब इस तारे का रंग या कलर नीला होता है तो इसका तापमान सर्वाधिक होता है। थोड़ी और आगे, जब ये तारे का इसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, नाभिकीय संलयन बंद हो जाता है, तब इसमें विस्फोट होता है। अब विस्फोट होने से जो छोटे छोटे पिंड बन जाते हैं उनको हम न्यूट्रॉन तारा कहते हैं, जिनकी गति सबसे तेज होती है। और इसी में से जो बड़ा होल इसका होता है उसे हम ब्लैक होल कहते हैं। इसकी डेंसिटी और इसका ग्रेविटी सर्वाधिक होती है दोस्तों। इसकी ग्रेविटी इतनी अधिक होती है कि इसके नज़दीक में कोई भी वस्तु, कोई भी पिंड आ जाए तो ये अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, यहाँ तक कि पड़ने वाला सूर्य का प्रकाश भी इससे बाहर नहीं जा पाता, इतनी इसकी ग्रेविटी शक्ति होती है। इसकी खोज 1930 में एस चंद्रशेखर ने की। 1935 में लंदन में इसका प्रसार हुआ और 1983 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला। तो इतनी बात आप समझ पाए होंगे। चलते हैं बस एक कदम और, अब हम तारामंडल पढ़ेंगे दोस्तों। जब आप रात में गर्मियों के सीजन में जब सोते हैं तो आकाश में देखते होंगे तो आपको ऐसे एक तारों का समूह दिखता होगा। इन तारों का समूह दिखता होगा आपको, इन्हें हम बोलते हैं सप्तऋषि। ये तारों का समूह ऐसा दिखता होगा, इन्हें हम सप्तऋषि भी कहते हैं। 7 तारे ऐसे दिखते होंगे तो उन्हें हम सप्तऋषि कहते हैं। और एक तारा हमारा उत्तर दिशा में दिखता है, उसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। तो दोस्तों, हमारी गैलेक्सी में ऐसे तारों की संख्या कितनी है, ये सवाल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तारामंडलों की संख्या कितनी है? 88। दोस्तों, किसी किसी बुक में ये 89 भी दी हुई है, तो आप एग्जाम में देखकर
ऑप्शन टिक कर सकते हैं। एग्जाम में कभी भी आपसे ये दोनों 88 और 89 ये दोनों नहीं पूछे जाएंगे, एक इनमें से या तो 89 होगा या 88, तो आप देखकर उसमें टिक कर सकते हैं दोस्तों। तो आज हमने पढ़ा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में इसका निर्माण कैसे हुआ, कितनी गैलेक्सी हैं, गैलेक्सियों को मिला के वहाँ ब्रह्मांड का निर्माण होता है दोस्तों। प्रत्येक गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं, उसी में हमारा सौरमंडल है, उसी में हमारी पृथ्वी है। तो ऐसे करके आज हमने पढ़ा ब्रह्मांड। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे सौरमंडल। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे। ब्रह्मांड के बारे में हमारा सबसे फेमस सिद्धांत ये महाविस्फोट सिद्धांत है। ये जॉर्ज लेमेंतियर ने 1894 से 96 के मध्य में दिया। इसकी पुष्टि वैगनर ने की। गैलेक्सी के अनंत समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। हमारे ब्रह्मांड में लगभग 1000 गैलेक्सी हैं और प्रत्येक गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे हैं दोस्तों। हमारी आकाशगंगा, जिसको हम गैलेक्सी भी कहते हैं इंग्लिश में, और उसका नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे, और इसका आकार है सर्पिलाकार। तारों का निर्माण मैंने बता दिया आपको, ये नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन में मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं और इस प्रकार इसमें ऊर्जा प्रकट होती है, स्वयं का तापमान प्रकट होता है। आगे हमने आपको बता दिया अभिनव तारा। ये जब तारे की ऊर्जा खत्म हो जाती है, जब ये लाल दिखने लगता है, तब इसको हम अभिनव तारा या दानव तारा कहते हैं। और जब इसमें विस्फोट होता है तो उसको हम सुपरनोवा, जब इसमें विस्फोट होता है तो इसे हम सुपरनोवा भी कहते हैं। आगे हमने पढ़ा ब्लैक होल। ब्लैक होल इन्हीं अभिनव तारे के विस्फोट से ब्लैक होल का निर्माण होता है और इसकी खोज 1930 में एस चंद्रशेखर ने की। 1935 में इसमें इसकी खोज 1930 में चंद्रशेखर ने की। 1935 में लंदन में इसका प्रसार हुआ और इसी ब्लैक होल की खोज के लिए एस चंद्रशेखर को 1983 में नोबेल प्राइज मिला। और आपको बता दिया मैंने, इस ब्लैक होल में डेंसिटी और इसकी ग्रेविटी इतनी अधिक होती है कि इसके पास में अगर कोई भी पिंड, कोई भी चीज़ आ जाए तो ये अपने अंदर आकर्षित कर लेता है। यहाँ तक कि इस पर पड़ने वाला सूर्य का प्रकाश भी इससे बाहर नहीं जा पाता। हमने बाद में पढ़ा ये तारामंडल। आपने आकाश में देखे होंगे रात में सोते वक्त, एक ध्रुव तारा उत्तर दिशा में देखा होगा आपने, सप्तऋषि देखे होंगे जो 7 तारे एक समान दिखाई देते हैं। तो ऐसे ही हमारे तारे, हमारे सौरमंडल, ऐसे ही आकाशगंगा में हमारे तारों की संख्या 88 है और किसी किसी बुक में ये तारों की संख्या 89 भी है। तो एग्जाम में या 89 होगा या 88 होगा, दोनों कभी नहीं आएंगे। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट भी कीजिए, ताकि मुझे पता लगे कि वीडियो कहाँ तक मैं अच्छी बना पा रहा हूँ। इसमें कोई कमी हो रही हो तो मैं सुधार करने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों। और आगे हम कल को सौरमंडल पढ़ेंगे दोस्तों। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।